वेलकम फ्रेंड्स। आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं। टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, उसी के ये सीरीज़ का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि टूटना, ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर कुछ टूट रहा हो। तो डिकम्पोजिशन का मतलब ही टूटना होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरी के रिएक्शंस आते हैं, इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है तीसरा थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये 4 कैटेगरी हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और बोर्ड से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इवन आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी आंसर इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देखें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहे थे दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है बिल्कुल उल्टा कर रहा है। एक रिएक्टेंट जो होगा वो मेरा दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में भी टूट सकता है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या कहती है, द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, ये सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है वो सिंपलर प्रोडक्ट देगा। मतलब देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। बाद में ये एलिमेंट या ये एटम्स जो हैं वो टूट के अलग हो रहे हैं। एक खास बात है यहाँ पर आप देखिए बॉन्ड जो है हमारे ब्रेक हो रहे हैं। जब भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, हमने पहले भी देखा था कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है। तो ये जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं ये कहीं ना कहीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को इनटेक करेंगे। इसीलिए जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये सारे के सारे जो है हमारे एंडोथर्मिक की ही कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होंगे वो हमारे होंगे एंडोथर्मिक। मतलब यहाँ पर सब जगह हीट का इनटेक होगा। 4 है एंडोथर्मिक। एक कैटेगरी जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्चुअली हमें पढ़ना यही है कि इन रिएक्शंस में हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब हो रही होगी। और फोटोलिटिक में देखिए, एंडोथर्मिक में हम हीट जो है एब्जॉर्ब होगी, नॉर्मल हीट है। किसी भी प्रोसेस के लिए हम हीट को ये दे सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, अगर कोई कहे कि आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ हीट जाती है। ध्यान रखिएगा, एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ हीट जाती है। अगर उससे ज़्यादा हीट अगर आपकी जाएगी तो वो जाएगी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में, और उससे ज़्यादा हीट थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए, और उससे ज़्यादा हीट आपको ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में। अगर आप देखें तो इन रिएक्शंस को या इस पूरी टेबल को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि यहाँ पर हम ऑर्डर्स के जो है वो बताते चलें। तो सबसे ज़्यादा हीट किस में लगेगी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में। उससे कम हीट लगेगी हमारी सी वाले में, थर्मल डिकम्पोजिशन में। इससे कम हीट लगेगी फोटोलिटिक में, और सबसे कम हीट लगती है एंडोथर्मिक। तो नॉर्मली एंडोथर्मिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हाई हीट रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होते हैं, नॉर्मल हीट पर जो काम कर रहे होते हैं। तो दीज आर योर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर हीट और एनर्जी, देखिए अगर हम बात करें हीट भी है, एक टाइप ऑफ एनर्जी ही है। तो कभी कभी कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब भी सही है और हीट इज एब्जॉर्ब ये भी सही है, दोनों सही है। रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब हम लाइमस्टोन साइकिल पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा मार्बल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वहाँ पर मैंने इन्वर्टर और बैटरी वाला भी एग्जाम्पल दिया था। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है,
इसको आप हीट करेंगे। देखिए हीट के लिए कभी कभी इस तरीके के ट्रायंगल का सिंबल भी यूज़ कर दिया करते हैं, तो अगर किसी एरो में ऐसे ट्रायंगल दिया है उसका मतलब भी हीट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, सिंगल रिएक्टेंट जो है मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो ये वाले रिएक्शंस हमारे हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये जो डिटेल यहाँ पर बताई गई है, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये कभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए जो सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज़ होता हो और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस का हिस्सा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, हम नेचर से माइनिंग करके एक्सकेवेट करके लाइमस्टोन को लेके आते हैं और उस लाइमस्टोन को हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रश करते हैं और फिर उस क्रश करने के बाद उसको डिकम्पोजिशन में ले जाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वहाँ से बनाते हैं। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये फर्दर सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए काम आती है। तो लाइमस्टोन का ध्यान रखिएगा, एक तो लाइमस्टोन का यूज़ हो गया, हमारे घरों में जो मार्बल पत्थर बिछाते हैं फर्श पर वो एक हो गया, टाइल्स नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का जो यूज़ है वो सीमेंट इंडस्ट्री में आता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं जो कि बोर्ड में पूछते भी हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। अब ये हाइड्रेटेड का मतलब क्या, ये देखिएगा। देखिए अगर मैं फेरस सल्फेट को बोलूं तो फेरस सल्फेट का तो फॉर्मूला इतना ही है, ये जो डॉट लगा के जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कभी हम डिस्कस करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी क्या होता है। यहाँ पर क्या है, 7 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं वो FeSO4 को उन्होंने घेर रखा है और उनके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ अटैच है, बॉन्डेड नहीं है अटैच हैं। और जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो क्या होगा, ये जो अटैच्ड मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के ये बाहर हो जाएंगे। तो जब तक FeSO4 के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है वो उसको हम हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कह रहे हैं। और यहाँ पर हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकल जाएंगे वेपर की फॉर्म में और आपको क्या मिलेगा, FeSO4। और क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है इसका क्रिस्टल का कलर जो होता है ग्रीन होता है। तो बोलते हैं कि हाइड्रेटेड, कैसे हमें पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन हो गया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है, मतलब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन है, जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो वाइट हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो जा चुके हैं। ये है हमारा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, आपको कलर भी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन जब बोर्ड में पूछता है तो कलर के बेसिस पर भी आइडेंटिफाई करने के लिए दे देता है। तो एक ये एग्जाम्पल हमारा हो गया, बढ़िया एग्जाम्पल है FeSO4.7H2। एक बिल्कुल मिलता जुलता इससे क्वेश्चन है जहाँ पर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर FeSO4 का कलर ग्रीन है, ग्रीन से वाइट में, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल है FeSO4 का, ये अनहाइड्रेटेड है, एनहाइड्रस क्रिस्टल है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, फेरस सल्फेट लिया हुआ है जिसका अपने आप में कलर ग्रीन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं। ध्यान रखिएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से अभी फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है कि जो इसका ग्रीन कलर है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आया है, ठीक है ना। क्रिस्टल के अपने एक कैरेक्टर होते हैं, वो बाय नेचर उनको मिलते हैं। यहाँ पर जो FeSO4 फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है सॉलिड स्टेट में, ये अपना ग्रीन कलर का है। और ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है जब आप इसको हीट करते हैं, देखिए यहाँ पर आपने हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया था, वाइट में चेंज हो गया था। यहाँ पर आप क्या करते हैं, FeSO4 को जब आप हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा किसमें, Fe2O3 और SO2 गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी, SO3 गैस भी बाहर निकल जाएगी, फेरस सल्फेट क्रिस्टल अब ये कन्वर्ट होकर ब्राउन में आ जाएगा। आप याद करिए Fe2O3 और Fe3O4 रस्ट होता है, मैंने
आई थिंक पहले किसी में मैंने बताया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो Fe2O3 Fe3O4 जो रस्ट होता है, और जो रस्ट होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो FeSO4 को जब आप हीट करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको जब आप हीट कर रहे हैं तो Fe2O3 ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, और जो दो मेरे पास SO2 सल्फेट गैसेस हमें मिलेंगी वो बाहर निकल जाएंगी। तो ये भी एक जो है कभी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो जब 7H2O है तो वाइट में चेंज होगा, जब कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं ऐड है तो वो ब्राउन में चेंज होगा। सिंपल है, डिकम्पोजिशन है, तो केवल और केवल हम हीट करते हुए चलेंगे, उसके बाद और कुछ भी नहीं होगा इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह हीट यूज हो रही है। तो ये वाले हमारे सारे के सारे क्या हैं, एंडोथर्मिक की कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देते हैं। ये वो सारे एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड में कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को मैंने कोशिश किया है इसमें इंक्लूड करने की। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्लेम। ब्राउन फ्लेम के लिए याद रखिएगा NO2 ब्राउन फ्लेम करता है प्रोड्यूस, NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट जो है उसको आप हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनाता है और NO2, इसी गैस की टेस्ट किया जाता है। ये जब गैस बाहर निकलेगी तो ये क्या करेगी, ब्राउन कलर की फ्यूम क्रिएट करेगी। यहाँ पर एक आप पिक्चर दी हुई है लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए। यहाँ पर क्या है, इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए ब्राउन कलर की जो गैस निकल रही है, ये आपकी नाइट्रेट गैस है, NO2 है, राइट। तो ये जो टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपकी क्लास में, स्कूल में कराया भी जाए लैब में। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ से बोर्ड जो है वो क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला है फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होता है, देखिए हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, यहाँ पर जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम थी। टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, थोड़ी सी हीट से काम चल जा रहा था, लोअर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। हीट की क्वांटिटी अब फोटोलिसिस में बढ़ जाएगी, इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन में जाएंगे, हीट की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, और फर्दर जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो एक्सट्रीम पावर की आपको हीट चाहिए, और उतनी हीट प्रोवाइड करना जो है हमारे बस में नहीं है कि हम किसी तरीके से जो है नॉर्मल मेथड से हीट प्रोवाइड कर सकें। उतनी हीट केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही पॉसिबल है। तो फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट। फोटो का मतलब ही सनलाइट होता है। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फोटो का मतलब सनलाइट। समथिंग इज फॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दिस इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोलिसिस, और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, फोटो डिकम्पोजिशन। जब ब्रेकडाउन होगा तो हमें कुछ जो है देखने को मिलेगा। फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल लेके आए हैं, फोटोग्राफी में यूज़ होता है। हालांकि अभी तो डिजिटल फोटोग्राफी आ गई है, लेकिन जब डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी तो नॉर्मली जो स्टूडेंट 10th में इस समय हैं या अभी जो देख रहे हैं 2-3 साल में, मतलब आप समझिए कि जो जिनका बॉर्न 90s के बाद हुआ है, 1990-95 के बाद जो जिनका बॉर्न हुआ है, उन्होंने हो सकता है नेगेटिव वाली फोटोग्राफी ना देखी हो, या हो सकता देखी भी हो। तो पहले क्या होता था, कैमरे में एक रील आती थी, वो रील से फ़ोटो खींचते थे, 30-32 जो है फ़ोटो उससे निकलती थी। लेकिन अभी तो डिजिटल फोटोग्राफी है, तो एक मेमोरी कार्ड डालिए और हज़ारों में फ़ोटो आप उसको बना सकते हैं। पहले बहुत सोचना पड़ता था फ़ोटो खींचने से पहले। अभी क्या कि ख़राब हो गई तो हाँ जी दूसरा पोज बना लो, तीसरा पोज बना लो, एक ही पोज पे 40 फ़ोटो हैं। तो पहले क्या होता था, एक रील में 32-33 के आसपास फ़ोटो आती थी। नेगेटिव एक आता था जो जिसको रोल कहते थे, उसको कैमरे में डालते थे और फ़ोटो खींचते थे। तो आप समझिए एक फ़ोटो बिगड़ जाना मतलब वो एक कॉस्टली अफेयर था। तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं वहाँ से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो सिल्वर क्लोराइड है वो उसके नेगेटिव में लगा हुआ था, मतलब जो रील होती है उसी को नेगेटिव बोला करते हैं। तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसमें रहता है, और सनलाइट का मतलब है उसमें लाइट जब पड़ेगी, तो जैसे आप बैठे हैं, जो फोटो खिंचवा रहा है वो बैठा है, कैमरे के अंदर रील पड़ी हुई है, तो होता क्या, जब वहाँ से फ्लैश आता था तो फ्लैश जब रिफ्लेक्ट बैक करता था नेगेटिव की तरफ,
तो क्या होता था, जितने पोर्शन में जैसे पीछे आया और पीछे से रिफ्लेक्ट हुआ था, क्या आप तो आगे हैं और पीछे से रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो जगह रह जाएगी वहाँ पर वो वाइट स्पॉट नहीं क्रिएट करेगा, तो वो ब्लैक स्पॉट रह जाएगा। तो उन जगहों पर जहाँ पर लाइट पड़ जाती थी वहाँ पर फोटोलिसिस मतलब इस तरीके का फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता था नेगेटिव से और वो नेगेटिव तैयार होता था। इसीलिए वो जो नेगेटिव है एक बंद कमरे में डार्क रूम जिसको बोलते थे, डार्क रूम में तैयार करते थे। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो अपने आप में क्या होता है, वाइट होता है। और जो सिल्वर है और ये गलत लिखा हुआ है, ग्रे इधर है, सिल्वर का कलर ये एक्चुअली इधर लिखा जाएगा, ये ग्रे इधर है, क्लोरीन जो गैस है तो बाहर निकल जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है, एक मिनट इसको मैं हटा दूं, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो वाइट होता है। अगर सिल्वर क्लोराइड आप इस वाइट कलर के पाउडर को आप बाहर रख दीजिए धूप में, तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है एवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड जो है पहले इस तरीके से नेगेटिव या फोटो इंडस्ट्री में यूज हुआ करता था। और सिल्वर क्लोराइड ये एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये सिल्वर हैलाइड है। मतलब आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। तो ये जो हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, क्लोरीन यूज़ करते थे, ब्रोमीन यूज़ करते थे और आयोडीन यूज़ करते नहीं थे, तो एक्चुअली वो नेचर में भी कम अवेलेबल है। तो हम क्या करते थे, सिल्वर का क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कंपाउंड जो है वो यूज़ किया करते थे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर क्लोराइड अपने आप में वाइट कलर का होता था, क्लोरीन बाहर निकल के ब्राउन का हो गया। सेम रिएक्शन ब्रोमीन के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड का लाइट येलो कलर है और ये भी बाहर जो है वो निकल जाता है। तो ब्रोमीन गैस एवापोरेट होकर टेम्परेचर सनलाइट की मदद से या सनलाइट से जितनी हीट प्रोवाइड हो रही है वो हीट को यूज़ करके ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और आपके पास केवल और केवल आपका सिल्वर बच जाएगा। तो दोनों केसेस में सिल्वर क्लोराइड, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे कलर वाइज बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार जो है आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कंपाउंड, तो जब कंपाउंड आइडेंटिफाई करेगा तो आपको ये कलर याद होने चाहिए। सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का है, सिल्वर ब्रोमाइड लाइट येलो कलर का है। नेक्स्ट आते हैं थर्मोलिसिस या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक जनरल कैटेगरी थी, कम हीट ले रहा था। फोटो डिकम्पोजिशन, उससे हीट की लेवल बढ़ गया है। अगर हीट का लेवल और बढ़ा दें, देखिए रिएक्शन सारे हीट के प्रेजेंस में हो रहे हैं। रिएक्शन जब जो है फर्दर अगर आप हीट ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेम थर्मो का मतलब हीट, लिसिस का मतलब तोड़ना। When reactant absorbs a lot of energy at high temperature, टेम्परेचर अच्छा खासा टेम्परेचर 200, 300, 400, 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर। सो व्हेन रिएक्टेंट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ एनर्जी एट हाई टेम्परेचर टू डिकम्पोज into simpler entities is known as thermal decomposition. These reactions are endothermic in nature. हालांकि सारे ही नेचर जो है उनका एंडोथर्मिक ही है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट की रिक्वायरमेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, देखिए यहाँ से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई तरीके से जो है बनाते हैं उसको, कभी कलर वाइज, कभी रिएक्शन दे दिया, कभी कुछ पूछ लिया। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का। CuCO3 जो कॉपर कार्बोनेट है वो अपने आप में ग्रीन कलर का होता है। इसको जब आप हीट देंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, जिसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ब्लैक कलर में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर हम लाइम वाटर टेस्ट भी करते हैं। आपसे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर, अगर आपने पीछे मेरा वीडियो देखा है तो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 जा रही है एटमॉस्फेयर में तो वो क्या होता है, मिल्की और लाइम वाटर में चेंज हो जाता है। इसको देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए ये ग्रीन कलर का है इनिशियली देखिए ये अब ग्रीन कलर का है और बाद में ये देखिए ग्रीन है, बाद में हीट करते हैं तो ये क्या होता है, ब्लैक हो जा रहा है। इसका मतलब ग्रीन जो है कॉपर कार्बोनेट जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
वो यहाँ से ट्यूब से बाहर निकल रही है, ये ट्यूब से क्या हो रही है, इसमें जा रही है। और यहाँ पर हमने पहले से ही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइमस्टोन यहाँ डाल रखा है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी, ये क्या हो जाएगा, इसको मिल्की बना देगी, लाइम, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। तो लाइम वाटर टेस्ट आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ठीक। इसके लिए रिएक्शन क्या होता है, ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्यूब से मिलेगी ये हमने ऑलरेडी इस वाले ट्यूब में रख रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 गैस इसमें आएगी, रिएक्ट करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर फॉर्म होगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मिल्की कलर का होता है, लाइमस्टोन कलर, सॉरी ये क्या कहते हैं, मिल्की कलर और वाइट उस तरीके का होता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो पूरी फॉर्मेशन हो गई थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया लाइम वाटर टेस्ट, ये हो गया। अरे लाइम वाटर टेस्ट है, कभी नींबू पानी मत समझ लेना। लाइम वाटर केमिस्ट्री में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है ना। लाइम वाटर नींबू पानी मत समझ लेना। लाइम वाटर का मतलब है ये लाइम वाटर जैसा दिखता है, होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कभी उससे कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए हमने जो शुरुआत की हीट इनटेक की, हीट जो है वो कंटिन्यूसली डिकम्पोजिशन के लिए बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो एक्सेसिवली हाई हो जाएगी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक। तो the reactions in which compounds decompose into simpler compounds due to the passage of electricity, this is known as electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इससे इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब तोड़ना। तो किसी कंपाउंड को आप ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स में, सिंपलर कंपाउंड्स में, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर का। यहाँ पर हमने क्या किया है, वाटर लिया है, वाटर से जब हम आई करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। देखिए इस रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट एक कंडीशन हो गई है, तो कंडीशन आप जो है ऊपर लिख देंगे आई। अभी कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 40 एम्पियर है, वो डिपेंड करेगा वो क्या कंडीशन है। अगर आपको एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है कितना डिग्री मतलब कितना एम्पियर करंट है, तो आप सिंपल आई लिख के, आई एम्पियर लिख के छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। चलिए एक बार इसको हल्के से, ये आपको बोर्ड में देखिए आपसे ये पूछेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 10th वाले जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो उसको बनाने के लिए कि भाई किस तरीके से ये होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड है मेरे पास, ठीक है, जिसको मैंने कैथोड बोला है, और एक एनोड इलेक्ट्रोड है। एनोड इलेक्ट्रोड पे मैं पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता हूँ, कैथोड इलेक्ट्रोड पे मैं नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता हूँ। और यहाँ पर ये क्या है, मेरा वाटर है, ये मेरा क्या है, वाटर है। और वाटर जो है ये एक इलेक्ट्रोड इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है, और बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब परमिट करेगी, लेकिन सारी चीज़ों को परमिट नहीं कर रही है। ये मेम्ब्रेन केवल हाइड्रोजन के आयंस को परमिट कर रही है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही हम इसमें पावर सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई करेंगे, इसके अंदर जब करंट फॉर्मेशन, करंट जाएगा इसमें, तो इसके जब रिएक्शन शुरू होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो टूटेगा। तो देखिए 2H2O ये टूट रहा है, इसमें ऑक्सीजन में O2 और 4 H+ के आयन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या हो गया, जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से इस इलेक्ट्रोड में, इस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होगी और बाद में क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगी यहाँ से। तो O2 गैस आपको यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ पर एक मिनट, ठीक, O2 गैस जो थी वो मेरी इस इलेक्ट्रोड पर पहुँची, इस इलेक्ट्रोड पर जाके जो है वो बाहर निकल गई, और जो H+ आयंस हैं ये इस परमिएबल मेम्ब्रेन के तरफ से होते हुए इधर की तरफ आ जाएंगे, इधर की तरफ ऐसे आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यहाँ से फ्लो होके इधर आएगा,
और तो 4H+ जो यहाँ से आए वो इस इलेक्ट्रोड पर आए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, तो जो 4H+ आयंस थे इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो H+ जो हो गए वो 4 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके क्या बना लिया H2, और H2 गैस जो वो इस एंड से मिल गई है। तो ये पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, वाटर का हम डिसोसिएशन कर रहे हैं, वाटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके बॉन्ड जो है टूट रहे हैं, और एक एंड से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, एनोड टर्मिनल से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, और यहाँ से कैथोड टर्मिनल से मेरे को हाइड्रोजन मिल रही है। बाद में इन्हीं गैसेस को हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर जहाँ पर हमारा उसका यूज़ होगा वहाँ पर भेज देंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये तो आज हमने भी की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होता है जहां पर हम प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।